नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरबीएसई बोर्ड की कक्षा 10 का जो विज्ञान की किताब है, नया पाठ्यक्रम जो लागू हुआ है, उसको शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये पूरा का पूरा पाठ्यक्रम मैं आपको इस चैनल पर पढ़ाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा और इसकी पीडीएफ भी आपको पहुंचा दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब कैसे पढ़ेंगे हम इस पाठ्यक्रम को, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पूरे पाठ्यक्रम के प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदु को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे और बार बार दोहरान करेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से याद हो जाए। फिर जब पाठ पूरा हो जाएगा तब हम इसका एक टेस्ट भी ले लेंगे ताकि आपका दोहरान होता रहे, और अंत में आपकी सुविधा के लिए एक पीडीएफ नोट्स भी आपको हर पाठ का उपलब्ध करा देंगे ताकि आप उसका रिवीजन बार बार कर सको। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय विज्ञान की जो पहला अध्याय, इसको शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन अध्याय को शुरू करने से पहले एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बात यह है कि जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, और जो इस चैनल से नहीं जुड़े हैं उनसे आग्रह करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो लाइक और शेयर भी करें और कमेंट करते रहें ताकि आपकी हर प्रॉब्लम का जवाब हम समय समय पर आपको देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं। ज़्यादा कुछ कहना है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पाठ पर और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे और समझेंगे। हंसी खुशी चलते हैं, अपना पाठ शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू कर रहे हैं अपना पहला अध्याय जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अभिक्रियाएं होती क्या है, क्या होते हैं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में अंतर क्या है और इसको हम कैसे समझेंगे। दिखने में तो हमें बहुत कठिन लगती है, लेकिन अगर हम इसका बार बार अध्ययन करेंगे तो ये बहुत सरल है और बहुत ही आसान है। अब समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया। तो हम इसके अनुसार देखिए, जब किसी पदार्थ में कब परिवर्तन होता है, कोई भी रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलता है तो हम कहेंगे उसमें कुछ न कुछ अभिक्रिया हुई है, इसीलिए उसमें क्या हुआ है, परिवर्तन आया है। इसीलिए इसकी परिभाषा है, जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो हमें निम्न प्रकार के परिवर्तन उसमें देखने को मिलते हैं। जैसे उसकी अवस्था में परिवर्तन, जैसे वो अगर सॉलिड ठोस अवस्था में है उससे द्रव में बदल जाती है, द्रव में उससे ठोस में बदल जाती है। इस तरह से अवस्था में परिवर्तन होना। दूसरा, रंग परिवर्तन, जैसे आपने उदाहरण के रूप में कटा हुआ सेब को काट कर अगर हम छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए तो उसकी रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है और उसको वापस हम पहले जैसा नहीं बना सकते। तो यह कैसा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, इसमें भी एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तीसरा, गैस का उत्सर्जन, और जैसे जैसे अभिक्रिया होती है उसमें किसी न किसी प्रकार की गैस का निष्कासन होता रहता है, उत्सर्जन होता रहता है, गैस निकलती रहती है। और चौथा जो हम परिवर्तन नजर आता है हमें, वो तापमान में परिवर्तन। जिस तरह से अभिक्रिया चलती है तो उसके तापमान में वो गर्म होने लगता है या ठंडा होने लगता है, इसी तरह उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो यह रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए हमें इस प्रकार के परिवर्तन हमें नजर आते हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें, ठीक है, तो मैग्नीशियम का फीता, जो मैग्नीशियम की रिबन है, उसको लेकर अगर हम आग की ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम मैग्नीशियम की पतली पन्नी या मैग्नीशियम की रिबन को जलाते हैं तो उसमें जो राख हमें प्राप्त होती है उसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मैग्नीशियम की जो रिबन होती है उसको साफ क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, साफ इसलिए किया जाता है ताकि उसके रिबन के ऊपर जो लगे हुए कण होते हैं, धूल के कण, उसको जलाने पर उस MgO के साथ, उस मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ में रहेंगे तो शुद्ध मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें नहीं मिलेगा, इसलिए उन कणों को पहले साफ किया जाता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण है PbNO3O2 लेड नाइट्रेट प्लस Ki का मतलब, K का मतलब पोटेशियम, I का मतलब आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। और इन दोनों की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो इससे हमें नए पदार्थ क्या मिलते हैं, एक मिलता है KNO3, K का मतलब पोटेशियम, NO3 मतलब नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट। और दूसरा जो उत्पाद मिलता है हमें वो मिलता है PbNe लेड और I2 यानी आयोडाइड।
तो लेड आयोडाइड। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको क्या परिवर्तन, इसमें रंग का परिवर्तन आपको नजर आता है। और तीसरे रूप में अगर हम देखें तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जिंक है, ठीक है, जस्ता जिसको कहते हैं, और सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा जिसे कहते हैं H2SO4, इनकी जब आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें नए पदार्थ के रूप में क्या मिलता है, एक तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है और दूसरा पदार्थ के रूप में, उत्पाद के रूप में जिंक सल्फेट एक विलेन के रूप में हमें मिलता है। और इसमें क्या होता है, गैस निकल रही है, क्या निकल रही है, गैस निकल रही है। तो हमने पढ़ा है पहले कि गैस का उत्सर्जन, तो कब गैस का उत्सर्जन हो रहा है, इसका मतलब इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसके अंदर ये उत्पाद चेंज हुए और इनमें रंग परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। और इसमें आपको क्या मिलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति है, इसकी अवस्था पहले ठोस थी, अब भी ठोस ही है, लेकिन अवस्था क्या हो गई है, जो MgO ऑक्सीजन है उसकी जो उपस्थिति है, रंग है, वो भी इसमें भी क्या हो गया है, बदल गया है। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब है अगला है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो रासायनिक क्रिया के दौरान जो भी हम क्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसको कैसे दर्शाते हैं, उसको दूसरों को समझाने के लिए हम उसको कैसे लिखें, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। परिभाषा से देखें तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना, सामने वाले को बताना, यही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे गणित में जो समीकरण होते हैं उसी तरह ये भी समीकरण है, इसमें बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, चेंजेज होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अभिकारक क्या होता है, अभिकारक वह पदार्थ जो अभिक्रिया से पूर्व काम में लिए जाते हैं, अभिक्रिया शुरू होने से पहले जितने भी पदार्थ हमारे पास होते हैं उन सबको कहते हैं अभिकारक। अंग्रेजी में कहें तो रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रासायनिक समीकरण मतलब केमिकल इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा, जब अभिक्रिया हो जाती है, अभिक्रिया जब पूर्णतः हो जाती है, उसके बाद जो नया पदार्थ आपको मिलता है और उसको कहते हैं दोस्तों उत्पाद, या अंग्रेजी में कहें तो प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यह समीकरण क्यों जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जब किसी को समझाना हो, कोई भी समीकरण लिखें, किस बात को लिखित रूप में अगर हमें समझना हो, तो यह समीकरण सबसे छोटा और संक्षिप्त माध्यम है जिससे हम बहुत सारी जानकारी इससे प्राप्त कर सकते हैं कि इस अभिक्रिया को कैसे करना है। वो सारी की सारी जानकारी हमको इस छोटे से समीकरण से संक्षिप्त रूप में आसानी से मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसको लिखते कैसे हैं, लिखने का क्या तरीका होता है, इसमें जो उपयोग किए गए चिन्ह है उनका क्या क्या उपयोग है, उससे हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो ये तीर का निशान है यह आपको दर्शाता है कि अभिक्रिया किस तरह से किस ओर जाएगी, मतलब ये हमारे पास पहले उत्पाद लिए, इसको अभिक्रिया करवाई और ये इस दिशा में जाकर इस नए उत्पादों का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, अब अभिकारक हमेशा इस तीर के निशान के बाईं ओर लिखे जाते हैं और उत्पाद जो है वो दाईं ओर लिखे जाते हैं। ये चीजें हम कैसे पता करेंगे कि बायां कौन सा है दायां कौन सा है, तो दोस्तों एक अच्छा सा आपको तरीका बता देता हूँ। बायां और दायां आप दोनों हाथ को इस तरह से लिख के अंगूठा और अंगुली मिला के आप देखना, जिसमें आपको बी लिखा हुआ अंग्रेजी वर्णमाला का बी नजर आता है वो हो जाएगा बायां, और अंग्रेजी वर्णमाला का डी नजर आता है वो हो जाएगा दायां। तो इस तरह से आप खड़े होके अब देखोगे तो इस तरफ बी नजर आ रहा है, इधर वाला बायां हो जाएगा, और इधर डी नजर आ रहा है, उधर वाला दायां हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये बायां तरफ है, इसका मतलब इस तरफ क्या हो जाएंगे, अभिकारक लिखे जाएंगे। अब अभिकारकों की संख्या अगर ज्यादा हो जाए, रिएक्टेंट है जो ये, इनकी संख्या अगर ज्यादा हो जाए तो उनके बीच में प्लस का निशान लगाकर उनको लिखा जाता है। और ठीक उसी प्रकार उत्पाद में भी अगर उत्पाद ज्यादा हो जाए, एक से अनेक हो, तो उनके बीच में प्लस का निशान लगा के इसको लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके पीछे ये चीजें कुछ और आपको नजर आती हैं। ये चीजें हमें क्या दर्शाती हैं कि जो हम पदार्थ ले रहे हैं उसकी अवस्था क्या है, वो किस अवस्था में, ठोस में है, द्रव में है, गैस में है, या एक क्यों लिखा है मतलब एक्वस, जलीय विलयन। जब भी हम किसी पदार्थ को जल में मिला देते हैं तो जो विलयन बनता है उसको कहते हैं जलीय विलयन, और अंग्रेजी में कहते हैं एक्वस, इसीलिए उसको एक क्यों लिखते हैं।
ठीक है दोस्तों। और तो इसके पीछे जो लिखा हुआ है ये क्या दर्शाता है दोस्तों, ये किस अवस्था में है, तो हम आसानी से इनको प्राप्त कर सकते हैं। अब कभी कभार क्या होता है दोस्तों, किसी भी अभिक्रिया को करने के लिए या तो कुछ दाब की जरूरत होती है, या ताप की जरूरत होती है, या कुछ ऐसे पदार्थ की जरूरत होती है जो उस अभिक्रिया को अच्छी तरह से संपन्न करे, उसको कहते हैं उत्प्रेरक, जो उस अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने और घटाने का कार्य करता है। ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलेगी इस अभिक्रिया में, तो ये सारी की सारी चीजें हमें इस तीर के ऊपर, तीर के निशान के ऊपर यहाँ पर लिखी हुई मिलेगी। क्या क्या मिलेगा, दाब, ताप और तीसरा मिलेगा यहाँ पर उत्प्रेरक। ये तीन चीजें हमें तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखी हुई मिलेगी। और एक चीज और इसमें मिलेगी कि इसमें जब अभिक्रिया हुई तो इसमें ताप में परिवर्तन हुआ, मतलब ऊष्मा उत्पन्न हुई, तो ऊष्मा का उत्पन्न होना या ऊष्मा को ग्रहण करना, ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलेगी, तो ऊष्मा का उत्सर्जन और जो ऊष्मा का जो निकलना और उसको जरूरत पड़ती है, अगर ऊष्मा की जरूरत है तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर ऊष्मा के बारे में आपको यहाँ पर मिलेगा, अंत में लिखा हुआ मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये लिखने के तरीके हो गए। अनेक अभिकारक हो तो प्लस का निशान, और जिस तरफ तीर का निशान क्या दर्शाता है, अभिक्रिया किस तरफ जा रही है, और जो इसके अलावा जो परिस्थितियां हैं, दाब, ताप, उत्प्रेरक, ये तीर के निशान के ऊपर, और उनकी अवस्था इनके पीछे कोष्टक में लिखी हुई मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका। ठीक है दोस्तों, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। रासायनिक समीकरण कैसे बना है वो हमने सीखा। उसके बाद उसी का एक पार्ट है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। संतुलित करने का मतलब क्या होता है, क्यों संतुलित किया जाता है, क्योंकि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, हमने अभिकारक ले लिए, अब रासायनिक अभिक्रिया जैसे ही शुरू हुई तो उसमें किसी प्रकार के द्रव्यमान का न तो आगमन होता है न ही निकास होता है, न तो अभिक्रिया के बाहर कोई द्रव्यमान जाता है और न ही कोई नए परमाणु जो द्रव्यमान के रूप में नए परमाणु उसमें आते हैं। इसमें कुछ भी नहीं होता, जितना द्रव्यमान पहले है पूरी अभिक्रिया के दौरान उतना ही द्रव्यमान बना रहेगा। इसी को कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब संतुलित करना, कैसे संतुलित करते हैं, कैसे पता करेंगे ये संतुलित हुई, तो संतुलित करने का मतलब है किसी अभिक्रिया से पहले मतलब जितने भी हमने अभिकारक लिए हैं और उसके बाद अभिक्रिया संपूर्ण हुई, पूर्ण होने के बाद जो नए उत्पाद हमें प्राप्त हुए उनमें जितने भी तत्व है उनकी परमाणुओं की संख्या को समान करना। जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो अभिकारकों में जितने भी हाइड्रोजन है उतने उतने हाइड्रोजन उत्पादों में होने भी जरूरी है, तभी जाके यह अभिक्रिया, ये जो समीकरण है ये संतुलित कहलाएगा। तो हम एक उदाहरण के जरिए इसको समझेंगे कि कैसे अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। तो हमारे पास एक अभिक्रिया लेते हैं, ये ले लिया Fe को कहते हैं आयरन, लोहा, और इसमें आप देखते हो आमतौर पर यह अभिक्रिया अपने आसपास नजर आती है। जैसे लोहे की जो भी वस्तुएं हैं उनको अगर हम बाहर खुले में रख देते हैं तो वो आर्द्रता, नमी की चपेट में आकर उस पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती रहती है। तो ये Fe जो है इसको कहते हैं फेरस, और आम भाषा में कहते हैं आयरन, लोहा। इसको क्या कहते हैं, आयरन लोहा कहते हैं। और ये है जल, और ये किस माध्यम में होता है, गैस माध्यम में, आर्द्रता के रूप में यहाँ पर आता है। तो ये गैस माध्यम में है, और लोहा किस में है, सॉलिड माध्यम में, ठोस अवस्था में है। ठीक है, और जब इनकी अभिक्रिया होती है, ये आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, Fe3O4, इसको कहते हैं फेरस ऑक्साइड। और ये जो है इसको आम भाषा में कहते हैं जंग। क्या कहते हैं, जंग। और ये हो गई हाइड्रोजन जो गैस के माध्यम से निकल जाती है, ये भी ठोस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में है। ठीक है दोस्तों, अब इनको संतुलित कैसे करना है, तो संतुलित करने के लिए आपको देखना है कि इस तीर के निशान से पहले जितने भी तत्व है, तीर के निशान के बाद जितने भी तत्व है उनकी संख्या समान है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमें उन परमाणुओं को देखना है जो संतुलित नहीं है। जैसे इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इनको क्या करना है, पहले कुछ देर के लिए छोड़ देना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी तत्व है पहले उनको समान करना है, उनकी संख्या समान करनी है।
तो और जैसे ही उनकी संख्या समान करेंगे तो ज़्यादातर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने आप समान हो जाएंगे, अगर रह जाएंगे तो बाद में अंत में उनको समान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों तरफ हम छोड़ देते हैं पहले, तो पहले पीछे क्या बचा, Fe बचा। तो Fe की संख्या इस तरफ कितनी है और इस तरफ कितनी है वो हमें पहले काउंट करनी है। तो इधर आप दे रखे हो Fe3, तो Fe3 का मतलब कितने Fe हो गए, 3 Fe हो गई। इस लोहे के जो आयरन के जो परमाणु है वो कितने हैं, 3 है। ठीक है दोस्तों, तो और इस तरफ आप देखें तीर के निशान के इस तरफ, तो इस तरफ Fe का कितने परमाणु है, 1 ही है। अब आपको इसके कितने करने पड़ेंगे, 3 करने पड़ेंगे। अब ये 3 इसके नीचे नहीं लगेंगे, क्योंकि नीचे कब लगता है, जब कोई यौगिक पूरी तरह से बन जाता है उसकी निश्चित मात्रा ही वहाँ लगती है। उनको अगर परमाणु की संख्या में परिवर्तन करना हो तो वो हमेशा आगे की तरफ ही होगा, इनके नीचे यहाँ पर इसको नहीं लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने Fe कितने ले लिए, इस तरफ 3 ले लिए, तो इधर भी 3 हो गए। अब Fe क्या हो गए, पूरे हो गए। उसके बाद अब क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित करना है। तो इस तरफ आप देख रहे हैं ऑक्सीजन कितने हैं, O4, तो ऑक्सीजनों के जो परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4 है। लेकिन इस तरफ आप देख रहे हैं तो ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो ऑक्सीजन की संख्या 4 करने के लिए आपको इससे क्या करना करेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा, ताकि इसमें भी 4 बढ़ेगा। अब ऑक्सीजन के 4 यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्योंकि यह एक यौगिक बन चुका है, और यौगिक बने हुए यौगिक में कभी भी हम परमाणु की संख्या चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप देखते हो कि सब्जी पूरी तरह से बन जाती है, उसमें से किसी एक जो आइटम होता है उसको अगर उसकी मात्रा कम या ज़्यादा करें तो उसका स्वाद क्या होने लगता है, बिगड़ने लगता है। इसी तरह किसी भी बने हुए संगठन में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। उसकी मात्रा बढ़ेगी तो पूरी की एक साथ बढ़ेगी या पूरे की एक साथ घटेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 4 ऑक्सीजन की संख्या 4 करने के लिए हमको 4 यहाँ से गुणा करना पड़ेगा। तो इधर भी ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई, 4, और इस तरफ भी ऑक्सीजन की संख्या हो गई 4। अब अंत में देखना है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितने हैं, H2 है, तो 2 H2 कितनी बार आ जाएंगे, 4 बार हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, 4 गुणा 2 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। लेकिन इस तरफ देख रखे हो तो कितने हाइड्रोजन है, H2 अकेला ही है, H2 2 हाइड्रोजन ही है। तो इसको 8 करने के लिए इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन की संख्या इधर भी 8 हो गई और इधर भी कितनी हो गई, 8। ऑक्सीजन की संख्या इधर 4 है तो इधर भी 4 है। Fe इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। इसका मतलब तीर के निशान से इस तरफ और तीर के निशान से इस तरफ, दोनों तरफ जो परमाणु तत्वों के जो परमाणु है उनकी संख्या क्या हो गई है, समान हो गई है। तो अब हम कह सकते हैं कि यह समीकरण पूरी तरह से क्या हो गया है, संतुलित हो गया है, बैलेंस हो गया है। पूरी इक्वेशन अच्छी तरह से बैलेंस हो गई है, संतुलित हो गई है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो विधि है हमने पढ़ी है, इस विधि को कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। क्या कहते हैं दोस्तों, हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो कितने प्रकार की होती हैं, उसके जो प्रकार है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें जो पहला प्रकार है वो है संयोजन, और संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, एडिशन जिसको कहते हैं। तो एडिशन रिएक्शन कहो या जो संयोजन अभिक्रिया कहो, एक ही बात है दोस्तों। तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है, लेकिन उससे जो नया उत्पाद बनता है, नया जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका एक ही प्रोडक्ट बनता है। इस प्रकार की जितनी भी अभिक्रियाएं होती है उनको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के तौर पर अगर हम ले लें, आमतौर पर हम देखते हैं जब कोयले का दहन करवाते हैं, कोयले को जब जलाते हैं, कोयले को कहते हैं कार्बन सी। ये किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में। इसको जब जलाते हैं, दहन करते हैं तो आग से ये जलता है, लेकिन आग क्यों पकड़ता है, क्योंकि उस समय वह ऑक्सीजन उसको समय समय पर मिलती रहती है। आपको पता है कि कौन सी गैस जलने में सहायक है, ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन आती है CO2। और जो कोयला जलता है, कार्बन जब जलता है तो जलने के बाद जो गैस उत्पन्न होती है उसको कहते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपने सुना ही होगा। और अगर उदाहरण की बात करें हम 2 नंबर, वह उदाहरण हो जाएगा जैसे जल का निर्माण। छोटी क्लासों में आप पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, एक क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस थी, उसमें ऑक्सीजन गैस मिली, तो कितने हो गए, किसका निर्माण हो जाएगा, H2O, जिसको हम जल कहते हैं। ठीक है, और उदाहरण की बात करें तो सल्फर जिसको गंधक कहते हैं, उसका दहन होना,
तो सल्फर जब जलता है, सल्फर को एस कहते हैं, यह सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है, और इसका दहन होना मतलब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, और ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, O2। ये किस अवस्था में, गैस अवस्था में है, ठीक है। और ये जब जलते हैं तो ये किसका निर्माण करते हैं, SO2 का निर्माण करते हैं, जिसको कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। और अगर महत्वपूर्ण, एक अलग महत्वपूर्ण आपने देखा होगा उदाहरण है, उसकी चर्चा करते हैं, वो क्या है, आमतौर पर आपने देखा होगा चूना, जो चूना कटों में पैक आता है, जिसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, जिसको क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, इसको कहते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और वो ठोस अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है दोस्तों, ठोस अवस्था में होता है। और चूना कहाँ उपयोग किया जाता है, घरों की दीवारों पर सफ़ेदी करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो सफ़ेदी कैसे करते हैं, तो जो चूना हम लाते हैं उसके अंदर क्या डालते हैं, पानी। तो पानी जब हम डालते हैं तो H2O, जब पानी हम इसमें डालते हैं तो इसमें से क्या निकलती है, गैस निकलती है, गर्मी निकलती है, और इसके साथ एक नया उत्पाद जो बुझा हुआ चूना बनता है, वो कैसा बनता है, CaOH2, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको कहते हैं बिना बुझा चूना। क्या कहते हैं, बिना बुझा चूना। और जैसे ही उसमें पानी डालेंगे तो वह चूना कैसा हो जाएगा, बुझा हुआ चूना हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बुझा हुआ चूना। तो ऐसे पूछ लेते हैं कभी कभार, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको बताना है Ca, और बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें पानी डाला हुआ है, इसका मतलब ये जलीय विलयन हो गया। तो इसके पीछे क्या लिखेंगे, एक्वस लिखेंगे, जलीय विलयन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया बुझा हुआ चूना। और इसके साथ और क्या निकलती है, तो इसमें देख रहे हो CaOH आ गया। अब ठीक है, यही बनता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो बुझा हुआ चूना, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, घरों की दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए। अब एक रोचक बात यहाँ पर इसमें साथ में और है, वो क्या है, जब घरों की दीवारों पर सफ़ेदी करते हैं तो वह सफ़ेदी करने पर यह जो बुझा हुआ चूना है, यह कुछ समय पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके धीरे धीरे वो किस में बदल जाता है, ये जो है CaOH2, ये दीवारों पर लगाने के बाद ये CO2 के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है, CO2 के साथ अभिक्रिया करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने के बाद ये किस में बदल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, और यह क्या है, एक चमकता हुआ पदार्थ है। कुछ समय बाद आपने दीवारों पर सफ़ेदी करने के बाद वो एकदम सफ़ेद कलर की चमकदार हो जाती हैं। तो उसकी वजह क्या है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट। और रोचक बात इसमें यह है कि इस कैल्शियम कार्बोनेट, यह किसका सूत्र, रासायनिक सूत्र है, ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। किसका है दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। ठीक है दोस्तों, और अगला जो रासायनिक अभिक्रिया है उस पर देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया के बाद उसकी जो विपरीत अभिक्रिया है, जिसको कहें हम वियोजन या अपघटन, जिसका मतलब होता है टूटना। संयोजन का मतलब जुड़ना और वियोजन का मतलब टूटना, अलग अलग होना। तो वियोजन अभिक्रिया, संयोजन में क्या होता था, दो अभिकारकों से, दो या दो से अधिक अभिकारकों से जो नया पदार्थ बनता था वो एक बनता था। और वियोजन में इसका उल्टा है, एक पदार्थ के वापस क्या हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं, और उत्पाद के रूप में छोटे छोटे दो या दो से अधिक उत्पाद हमें नजर आते हैं। तो इसकी अभी परिभाषा हम क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु या पदार्थ, कोई भी जो पदार्थ है उसके परमाणु है, उनका जो दो या दो से अधिक सरल अणुओं में, छोटे छोटे टुकड़ों में उनका बंट जाना, एक पदार्थ को नए नए टुकड़ों में, नए नए पदार्थों में, अलग अलग पदार्थों में बंटना, वो विभाजित होना क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। और ज़्यादातर ये अभिक्रियाएं वैसे नहीं होती, ज़्यादातर ये अभिक्रियाएं ऊष्मा और विद्युत के प्रभाव से ही संपन्न होती हैं, आसानी से इसको नहीं किया जा सकता। और जो ऊष्मा के आधार पर जितनी भी अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं संपन्न होती है, उनको कहते हैं ऊष्मीय अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऊष्मीय अभिक्रिया। और जो विद्युत के प्रभाव से जितनी भी अभिक्रियाएं संपन्न होती है उनको कहते हैं विद्युतिक अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युतिक अभिक्रियाएं। एक उदाहरण लेते हैं ऊष्मा के आधार पर, जैसे एक हमने ले लिया कि को कहते हैं पोटेशियम, और ClO3 इसको कहते हैं क्लोरेट। क्या कहते हैं, क्लोरेट।
ये हो गया पोटेशियम। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोरेट, इसको जब ऊष्मा दी, इसको जब गर्म किया तो गर्म करने पर यह 2 टुकड़ों में बंट गया। और इसके 2 टुकड़े कौन कौन से हुए? एक हो गया पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, के को कहते हैं पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड हो गया। और दूसरा हो गया ऑक्सीजन। दूसरा क्या मिल गया? ऑक्सीजन। तो ये 2 अणुओं में विभाजित हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे कई प्रकार के उदाहरण आपको मिलेंगे, एक ही अभिक्रिया में अनेक प्रकार के उदाहरण आपको मिलेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, प्रत्येक क्लास आपको प्रत्येक पॉइंट आपको वापस रिवाइज करवाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप भी बोर हो रहे होंगे, तो आज की क्लास यहाँ संपन्न करते हैं। अगली क्लास में फिर बढ़ेंगे और भी जितने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है उसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे और इनका रिवीजन भी करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमेशा इसी तरह जुड़े रहिए और प्यार देते रहिए।